सो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 लास्ट क्लास में हुआ था yesterday. वी स्टार्टेड मैक्रोइकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम. नेशनल इनकम आपका यूनिट 1 है. फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मनी रैंकिंग जो हमने बात की थी वो मिलेगा. नेशनल इनकम इज अ वाइडर यूनिट, बाकी इसमें वो सिलेबस है 4 to 5 चैप्टर्स हैं. अकेला ये यूनिट ही आप कह लीजिए कि सिलेबस का 1/3 है नेशनल इनकम. और इसमें टॉपिक्स हैं एंड वी स्टार्टेड फर्स्ट टॉपिक. क्या था वो? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपने ये कर लिया बेटा? हैव यू डन रीड ऑल द पार्ट, दिस पार्ट? रीड कर लिया आपने यहाँ तक, सेकंड पेज तक? उसके बाद थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा, कैपिटल गुड्स. कल हमने क्या किया था? फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, एक पॉइंट. दूसरा फिर कंज्यूमर गुड्स की टाइप्स क्या है. वेयर एज कंज्यूमर गुड्स होती तो फाइनल गुड्स ही है ना, ऑल गुड्स आर फाइनल गुड्स. बट उसमें टाइप्स हैं, सिंगल यूज, ड्यूरेबल, जो आपके घर पे है सब कुछ, वो सब कुछ ना, यू कैन सी. तो उसके बाद फिर ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, लेक्चर 2. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. तो इट मीन्स हमें यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि प्रोड्यूसर गुड्स भी दो तरह की होती हैं. उसका जो पहला टाइप है वो है कैपिटल गुड्स. जैसे आपने अभी ऊपर कंज्यूमर को देखा, देखो ये दो लोग एंड यूजर हैं, ये दोनों लोगों के पास फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल प्रोडक्ट होता है. जैसे कंज्यूमर के पास लैपटॉप है, वो उसकी फाइनल गुड है. वही सेम लैपटॉप इंडस्ट्री के पास है, हॉस्पिटल्स में है, डिस्पेंसरीज में है, कोचिंग सेंटर्स में है. ये सब लोग कौन है? प्रोड्यूसर्स. लैपटॉप तो वही सेम है. जब ये लैपटॉप, मेरा लैपटॉप जो घर चला जाता है तो क्या बन जाता है? कंज्यूमर फाइनल गुड्स. मैं इसको अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ. और जब मैं इसको टीचिंग के लिए यूज करता हूँ तो ये प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स. क्लियर? तो प्रोड्यूसर की भी दो तरह की गुड्स होती हैं. तो जब हम बोलते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, तो उसका मीनिंग होता है कैपिटल गुड्स के साथ. प्रोड्यूसर के पास क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स, जिसके थ्रू वो को वर्क करता है. जैसे इस क्लासरूम में आपको दिख रहा है सब कुछ, ये मेरी कौन सी गुड्स हैं? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स. बट इसका एक और नेम है कैपिटल गुड्स. तो कैपिटल गुड्स का मीनिंग रीड करते हैं. विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटल गुड्स वो हैं जिनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं बेटा. विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मुझे अगर टीचिंग सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, देन आई नीड लैपटॉप, ऑल इंफ्रा. तो ये मेरी कैपिटल गुड्स हैं. और इसकी लाइफ ज्यादा होती है, ये वन टाइम यूज होती है ना. जो भी कैपिटल गुड्स होंगी, जो प्रोड्यूसर गुड्स होंगी बेटा, उनकी लाइफ ऑलवेज ज्यादा होगी, लॉन्ग लाइफ होगी. देन विच आर ऑफ हाई प्राइस ऑल्सो, इनकी प्राइस भी हाई होगी. दीज गुड्स आर फिक्स एसेट्स, जिनको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स. और यहाँ नेशनल इनकम के टॉपिक में हम इनको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स. तो प्रोड्यूसर की वो गुड्स जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन करता है, वो है मशीन. मशीन की लाइफ भी लॉन्ग है. हर बार एक चीज का एक पिक्चर माइंड में बना लो. जैसे मशीन का पिक्चर बन गया, फिर सारी फीचर उसमें डाल दो. पहला ये कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर. दूसरा, इनकी लाइफ क्या है? ज्यादा है. इनके थ्रू क्या करते हैं हम? इनके थ्रू हम अपनी प्रोड्यूसर सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हेल्प करती है. जैसे टैक्सी ड्राइवर का काम क्या है? कैब का वर्क क्या है? कैब का वर्क क्या है बेटा? टैक्सी कैब का क्या पर्पस है? सर्विस देना. वो अपने पैसेंजर टूरिस्ट को सर्विस देते हैं फ्रॉम हियर टू देयर. यही है ना उनका काम, टूर लेके आना. तो इसका मीनिंग उनको उनके लिए क्या चाहिए? टैक्सी चाहिए. अब लेकिन टैक्सी के अलावा भी तो कुछ यूज होता होगा, वो क्या है? पेट्रोल, फ्यूल. अब मान लो आप एक टैक्सी ड्राइवर से बात करो कि हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो वो बोलेगा अभी टैक्सी मैंने परचेज करनी है बट डीजल है मेरे पास. डीजल है मेरे पास, 5 लीटर डीजल है या वट एवर 50 लीटर डीजल है, तो बाकी अभी टैक्सी आ जाएगी, परचेज कर लेंगे.
तो आप उसे टैक्सी सर्विस ले नहीं सकते, क्योंकि डीजल के थ्रू वो उस कार को चलाएगा, बट गाड़ी तो होनी चाहिए। क्या वैसी कैब करोगे जो ये कहेगा कि अभी परचेज करनी है? नहीं ना। जैसे मैं बोलूँ बेटा आई हैव नोट्स मार्कर मेरे पास है, बस इंस्टीट्यूट अभी ओपन करनी है, जस्ट करनी है अभी, तो प्लान बना रहे हैं, तो बस आप बताओ कब स्टार्ट करना है आपका बैच, तो आप फिर ज्वाइन नहीं करोगे। सबसे पहले आप मिलने ही कहाँ आते हो? इंस्टीट्यूट के अंदर। फोन पे बात हो रही है लेकिन मिलने तो इंस्टीट्यूट ही आओगे ना। तो आई शुड हैव दिस कैपिटल गुड। हाँ, इस कैपिटल गुड्स को चलाने के लिए मुझे फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल है मेरा इलेक्ट्रिसिटी पावर। अगर वो अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी पावर है तो भी सब चल रहा है इससे, तो वो फ्यूल है जो लगेगा। तो इट मीन्स मेरी दो गुड्स होगी, एक मेरी कैपिटल गुड्स होगी जो मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो पूरा सेटअप तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये वन टाइम सेटअप है, ये है इन्वेस्टमेंट। इसी का नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इसी का नेम हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, या अब हम बोलेंगे इसका नाम कैपिटल गुड्स, जो प्रोड्यूसर की फाइनल गुड्स हैं। क्योंकि ये सब जो मैंने परचेज किया है, इसमें से एक भी आइटम बेचने के लिए नहीं है, नोट फॉर सेल, ये कोई डिस्प्ले नहीं है, राइट? मुझे खुद के लिए यूज करना है या आपके लिए यूज करना है, तो मैं यहाँ आपको कंफर्टेबली टीच कर सकता हूँ ड्यू टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। बट एक और चीज है जो प्रोड्यूसर यूज करता है, वो है रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। इसलिए एक लाइन आती है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये पूरा इंफ्रा मेरा है, प्रोड्यूसर का है, तो सारी गुड्स क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स होगी। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि इन सब के अलावा मैं यहाँ रॉ मटेरियल के तौर पे मार्कर, स्टेशनरी, इंक, प्रिंटर की इंक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब यूज करता हूँ, जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पा रहा है कि नोट्स प्रिंट हो रहे हैं। इसका जब नोट्स प्रिंट होते हैं तो उसके अंदर दो चीजें लग रही हैं, कौन कौन सी बताओ? इलेक्ट्रिसिटी, इंक, पेपर। देखिए ये मान लो हमारे नोट्स हैं, ये नोट्स में ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये रॉ मटेरियल हो सकते हैं, रॉ मटेरियल है ये। इस रॉ मटेरियल में क्या है? पेपर, इंक, ये है। बट ये बनाता कौन है? प्रिंटर। तो प्रिंटर तो नहीं दे रहे हम आपको, क्या प्रिंटर इंक्लूड है इसके अंदर? प्रिंटर कोई पार्ट आया इसके अंदर? नहीं आया। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू डिस्टिंग बोथ द थिंग्स, कि एक रॉ मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट को बनाने में काम आता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक ले जाने के लिए, पेपर, स्टेशनरी, इंक को नोट्स तक पहुंचाने के लिए वी नीड इंफ्रा, वी नीड मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, उसके थ्रू बनता है। जैसे आपके घर में डेली न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर है तो पेपर, पेपर और इंक के अलावा उसमें कुछ है नहीं, लेकिन उस पेपर इंक को उस लेवल तक ले जाने के लिए कि वो एक क्या बन सके? न्यूज़पेपर। ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, इनकी बहुत बड़ी मशीनरी है, कंप्यूटर्स, मशीन्स, जिसके थ्रू न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है दैनिक भास्कर, उसके पास दो तरह का प्रोडक्ट है, एक मशीनरी और एक पेपर। पेपर और इंक को वो क्या मानता है? इंटरमीडिएट, रॉ मटेरियल, और मशीनरी को क्या मानता है? फाइनल गुड्स। टॉपिक वही चल रहा है आज भी जो कल चल रहा था, कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आता है। तो मशीन परचेज्ड बाय अ मशीन मेकर, सॉरी, मशीन परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, इट इज कॉल्ड फाइनल गुड। अब हम इसको रीड करते हैं, इस पॉइंट को पहले समझना है। अब अपना फोकस इस पैराग्राफ पे लेके चलो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नोट्स है तो आपके पास, अगर आपको लगता है यहाँ से नहीं पढ़ना, नोट सामने है आपके पास, वहां से रीड कर सकते हो, जहां से आपको लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वहां से पढ़ सकते हो। जिसमें जो मशीन है वो ड्यूरेबल है, मेरा ये लैपटॉप 4-5 साल चलेगा। बट जो रॉ मटेरियल है, पेपर, स्टेशनरी, इंक, ये नॉन ड्यूरेबल है, ये वन टाइम यूज़ होगा। तो जितनी स्टेशन हमने यूज़ कर लिया आपके नोट्स प्रिंट करने में, वो यूज़ होगी, वो वन टाइम यूज़ थी, वो खत्म होगी। तो ऐसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की दोनों गुड्स का आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंज्यूमर के पास भी दो तरह की गुड्स होती हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। तो ऐसे प्रोड्यूसर के पास भी दो तरह की गुड्स हैं, एक ड्यूरेबल दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, लॉन्ग लाइफ,
हायर वैल्यू और दूसरा नॉन ड्यूरेबल, दैट इज रॉ मटेरियल। इन दोनों के थ्रू वो प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो इसलिए ये लाइन क्लियर है ना? चलो रीड कर लो पैराग्राफ, आई गिव यू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लेना। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बेटा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको आ रही है साउंड और स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके। अब जो हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स, किसी एक नेम से इसको पकड़ लो, ये हम बार बार यूज करते हैं, रिपीट करते हैं इनको हम, क्योंकि मेरा प्रिंटर तो वही रहता है सेम, लास्ट भी वही था, मेरा लैपटॉप भी सेम रहेगा, डेली मैं इसी लैपटॉप के थ्रू आपको टीच करूंगा। चैप्टर चेंज होते जाएंगे, आप जाओगे बीकॉम स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्लास चेंज होती जाएगी। तो ये हमारी एक फैक्ट्री है, प्रोडक्शन चलती है इसके अंदर। तो पहले अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स है, फिर अकाउंट्स आ जाएगा, फिर बीकॉम, फिर +2, फिर +1, ये चलता रहेगा। जो जो भी हमारी सर्विसेज हैं, हम इसी इंफ्रा के थ्रू एक दिन में कितने ही स्टूडेंट्स को क्या दे देते हैं, सर्विस दे देते हैं। हमारा प्रोडक्ट का नाम है सर्विस या एजुकेशन सर्विस। पर वो एजुकेशन सर्विस प्रोड्यूस किससे हो रही है? इसी प्रोजेक्टर से, लैपटॉप से, प्रिंटर से, इसी फर्नीचर से हम कर पा रहे हैं। तो ये हमारा इंफ्रा सेम रहेगा, पर डेली प्रोडक्शन होगी। पर डेली प्रोडक्शन में क्या यूज होगा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल बार बार यूज नहीं हो सकता, वो वन टाइम यूज है, मशीन बार बार यूज होगी। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन भी डेवलप हो जाएंगे बाद में, वो हम पीपीटी में जाएंगे, वहां से देखेंगे। उसके बाद ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये मीनिंग वही है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास दो चीज़ें हैं, एक रॉ मटेरियल और एक मशीन। ये तो सिंपल याद रहेगा। रॉ मटेरियल मशीन नहीं है, तो इट मीन्स रॉ मटेरियल मशीन नहीं है, मतलब वो कैपिटल गुड्स नहीं है। तो प्रोड्यूसर की सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स नहीं होती, सिंपल। एक ही बात लिखी हुई है दो तरह से। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ये पक्की बात है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, वो उसका मीनिंग है। उसी पॉइंट को द्वारा लिखे, मतलब कंफ्यूज मत होना, वो बात द्वारा लिखी हुई है। क्वेश्चन दोनों में से किसी एक तरीके से आ सकते हैं। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, तो आपको समझाना तो वही पड़ेगा कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड्स तो है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। चलें आगे। अब यहां से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, अब एक अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी, देखो नोट्स यहाँ पे बनेंगे आपके, इंस्टीट्यूट आपको नोट्स देगी, वो तो हमारे रेडीमेड नोट्स हैं, बुक मार्केट से रेडीमेड मिलेगी। इन दो को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको खुद के नोट्स भी बनाने हैं, जो आपको समझ आया बेटा वो आपके नोट्स हैं, और उन नोट्स के थ्रू ही आप डेवलप होगे। मेरे नोट्स आपके लिए ज़्यादा काम के नहीं है, क्योंकि ये मैंने बनाए हैं, बुक किसी टीचर ने बनाई है। तो अब आपको क्या समझ आया? अभी तो हमने नोट्स पढ़े हैं, फिर हम बुक भी पढ़ेंगे, फिर हम पीपीटी भी स्टडी करेंगे। इन सब से हमें क्या समझ आएगा? एक चीज़ कि फाइनल गुड्स दो तरह की होती हैं। ये आपको बनाना है, लिखना तो है नहीं ज़्यादा, वो तो लिखे हुए नोट्स के अंदर। आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग को 1 पेज पे लेके आना है, उसी को बोलते हैं 1 पेज नोट्स। स्लो स्लोली हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स दोनों में हम 1 पेज नोट्स बनाएंगे। अकाउंट्स में रोल ज़्यादा रहता है 1 पेज नोट्स का, यहाँ शॉर्ट में बनते हैं, वहाँ थोड़ा डिटेल में बनते हैं, तो वहाँ हर एक बेसिक को लिखना है। यहाँ हमने अपनी से अंडरस्टैंडिंग को एक एज ए डायग्राम बनाना है। फाइनल गुड्स दो तरह की हैं, कौन सी बेटा? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये समझाया बस। कंज्यूमर गुड्स फिर कई तरह की हो सकती हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल,
नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज। प्रोड्यूसर दो तरह की होती हैं, एक कैपिटल गुड्स, या हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। यहाँ सेमी और सर्विस वाला नहीं है। ड्यूरेबल में कैपिटल, या इनको फिक्स गुड्स बोलते हैं, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल में नॉन ड्यूरेबल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। ये समझ आया मुझे। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स दो तरह की, फाइनल गुड्स और दूसरी कौन सी, फिर दूसरी कौन सी, इंटरमीडिएट। और टॉपिक का नेम क्या हो गया, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स में जो पहली टाइप है वो तो फाइनल गुड्स है, फिर जो दूसरी टाइप है वो इंटरमीडिएट है। जो इंटरमीडिएट है वो ये लिखी हुई है, मतलब फाइनल गुड्स के अंदर अगर हम ये लिख रहे हैं नॉन ड्यूरेबल, वो तो फिर रॉन्ग हो गया। आ गया समझ, देखो ये तो मैंने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पे, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये तो समझाना है आपको। कंज्यूमर की गुड्स सारी क्या है, फाइनल है, क्योंकि वो अपने लिए खरीदता है बेटा। ध्यान दो इस पॉइंट पे, यही टेक्निकल मिस्टेक होती है। ये सारी फाइनल है क्योंकि उसको खुद के लिए यूज करनी है। आप घर पे, आपका घर है, फ्रिज है, फर्नीचर, शूज, क्लोथ्स, बुक्स, टाटा स्काई, न्यूज़पेपर, सब कुछ है ना आपके पास घर पे। वो आपके खुद के लिए या बेचते हो इसको कहीं, खुद के लिए, किसी को देना तो नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर की जो दो गुड्स है बेटा, उनमें से ये तो उसके पास खुद के लिए है क्योंकि वो इसके थ्रू प्रोडक्शन करता है, ये तो फाइनल गुड्स है। बट रॉ मटेरियल खुद के लिए नहीं है ना। ये नोट्स जो है वो मेरे लिए थोड़ी ना है, ये मैंने किसको बेच दिए, आपको। आपकी फीस में ये भी तो इंक्लूड है फिर। मान लो पूरे साल में मैंने आपको 2000 के नोट्स ही दे दिए, तो वो तो आपकी फीस में से नोट्स ही चलेगी, वो तो मैंने आपको ही वापस कर दिया पैसा। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा ये लो नोट्स जेरोक्स करवा लो, फिर आपके पैसे लगेंगे क्या। अगर कई बार टीचर ऐसे तो बोलते ना, बेटा ये नोट्स आपको चाहिए तो जेरोक्स करवा लो, देन आपके पैसे लगेंगे। इस बुकलेट पे आपके 30 रुपीज लग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो वो 30 रुपीज कौन पे कर रहा है, इंस्टीट्यूट, आपके भी आप पे। तो आपकी फीस में से हमने 30 रुपीज नोट्स पे लगा दिए। ऐसे पूरा सा लगते रहेंगे, कभी टेस्ट होगा, कभी आंसर शीट। मतलब देखो ना, एक स्टूडेंट पे एक अमाउंट है जो स्टेशनरी के तौर पे हम पूरे साल में आपको वापस कर देंगे, ये आपके घर पे रहेगी। तो ये है रॉ मटेरियल, ये मैं मार्केट से परचेज करता हूँ आपके लिए। तो मार्केट से आप भी तो यूज नहीं, करते हो। मेरा कोई यूज़ नहीं, स्टूडेंट्स के लिए है। मेरा तो कोई यूज़ ही नहीं है। आप बताओ कैसे यूज़ करता हूँ मैं, मेरा कोई यूज़ ही नहीं। मैंने इसको बनाया बस, टाइप किया या टाइप करवाया है। ये तो आपके लिए है, अगर यहाँ कॉपीज पड़ी तो आपकी हैं, बच जाएंगी तो ख़त्म कर देंगे, उनको स्क्रैप में भेज देंगे, फिर नए नोट्स बनेंगे अगले साल। ये मेरे लिए तो है ही नहीं। आप बताओ ना, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के लिए कैसे होते हैं। आप किसी शॉप पे चले जाओ, जो भी रॉ मटेरियल उसके पास है जिससे वो बनाता है, बेकरी में चले जाओ, बेकरी में जितना कुछ उनके पास पड़ा है उससे वो ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, पैटीज बनाते हैं, वट एवर वो बनाते हैं। तो वो बेचने भी बनाते हैं, और उससे वो खुद भी खाते होंगे, वो तो अलग बात है फिर, वो तो उनकी मर्जी है कि वो खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये नोट्स मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, वो तो अलग बात है। लेकिन बेसिकली ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, आपको देने के लिए। तो रॉ मटेरियल मेरी फाइनल गुड्स नहीं है, इसलिए हम इसको फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर नहीं लिख सकते। ये मैंने रॉन्ग लिखा है, नोइंगली जानबूझ के लिखा है कि ये चीज़ तुम, क्योंकि एग्जाम में बोल देते हो कि प्रोड्यूसर की फाइनल गुड्स दो तरह की हैं। प्रोड्यूसर के पास एक ही फाइनल गुड है बेटा, वो है कैपिटल गुड। मैंने क्या बोला, दो रिपीट करता हूँ। प्रोड्यूसर की एक ही गुड फाइनल गुड है, वो है कैपिटल गुड, जिसको फिक्स एसेट बोलते हैं। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल है, रॉ मटेरियल है, वो यहां से यहां चली जाती है, क्या बन जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि ये सिर्फ प्रोड्यूसर के पास ही होती है। आपके घर पे कोई है रॉ मटेरियल, अब तो सब ब्रांड हमारे घर पे भी पड़े, वो तो फिर आपके सेल्फ के लिए हो गया, वो सिंगल यूज में आ गया। इंटरमीडिएट का मीनिंग है जो तुम खरीदते हो बेचने के लिए,
जो मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पे चेरी का पॉइंट है कि सर आप अपने लिए भी तो यूज करते होगे ना, यस, फिर मैं कंज्यूमर हूँ। मैंने एक बुक लिया खुद के पढ़ने के लिए, देन आई एम ए कंज्यूमर, मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए है, वो मैंने बेचनी नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग है जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगी जब तक वो फाइनल गुड्स, सॉरी, जब तक वो रेडी टू सेल नहीं होती। जब वो रेडी टू सेल हो जाएगी तो हम उसको बेच देंगे। किसको? तो हमारे इंस्टीट्यूट में दो चीजें आती हैं, एक पेपर रिम और एक टोनर का इंक। टोनर आए थे, हम उस टोनर की इंक और पेपर को एक लेवल पे प्रिंट कर देते हैं और वो बन जाते हैं नोट्स, और वो है रॉ मटेरियल। जब तक हमारे पास रहेगा क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट। पेपर पहले रिम के तौर पे भी रॉ मटेरियल है, फिर उसके ऊपर इंक चलेगी, वो भी रॉ मटेरियल है। जब ये फाइनल हो गया कि स्टूडेंट को दे सकते हैं, तो मैंने इसको आपको बेच दिया, तब ये इंटरमीडिएट गुड्स से क्या बन गया? फाइनल गुड्स। आपके हैंड में फाइनल गुड्स है, मेरे हैंड में ये रॉ मटेरियल ही है, मेरे को पढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स। जब आपके हैंड में है, फाइनल गुड्स, क्योंकि मुझे खुद के लिए यूज नहीं करना, मुझे बेचने के लिए बनाने हैं, और आपको बेचने आगे। ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट के नीचे सेल लगा देते हो, नोट्स नोट्स नोट्स, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या आप बेचते हो? मतलब ही नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। वो क्यों सेल करेगा? ठीक है, आप किसी की हेल्प के लिए उसको दे सकते हो कि भाई तू भी ले ले, कोई बात नहीं, जेरोक्स करवा ले, वट, लेकिन बेचोगे थोड़ी उसको आप। अगर आप बेच रहे हो तो आप भी क्या बन गए? प्रोड्यूसर। मैं होलसेलर हूँ, आप रिटेलर हो, आप घर घर जाके बेच दो, डोर टू डोर, किसी को तो बेचोगे। फिर नोट्स आपके हैंड में भी क्या है? इंटरमीडिएट। अब जिसको आपने बेचे वो भी स्मार्ट निकला, उसने आपसे परचेज किए, फिर आके अपने एरिया में सेल कर दिए, ये सब लोग प्रोड्यूसर बन गए। फिर हु इज कंज्यूमर? कोई तो होगा, कोई तो बेचारा स्टूडेंट होगा जो पढ़ने वाला होगा, जो ये नोट्स को पढ़ेगा, कभी ओपन करेगा, तो उसके लिए क्या है ये? तो ये याद ना बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। इसलिए अब हमें ये समझ आया कि टाइप्स ऑफ गुड्स दो तरह की हैं, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाइनल दो तरह की हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर आगे ड्यूरेबल, वो सारी ही फाइनल हैं। कंज्यूमर की कोई भी चीज इंटरमीडिएट हो ही नहीं सकती। फिर प्रोड्यूसर की एक जो पहला पार्ट है कैपिटल गुड्स, वो फाइनल है, क्योंकि वो मशीन, वो इंफ्रा, वो फर्नीचर उसने परचेज किया खुद के लिए, ताकि उसका फैक्ट्री प्रोडक्शन चले, उसकी शॉप, उसका शोरूम, उसका कोचिंग सेंटर चले और बार बार यूज होगा। लेकिन जो उसने फ्यूल, डीजल, रॉ मटेरियल परचेज की है, वो फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि वो खुद के लिए यूज नहीं करता, वो आगे उसकी फॉर्म चेंज करके बेच देता है। ओके, तो बन जाती है इंटरमीडिएट, वो सेकंड टाइप बन जाती है। अब इन सबसे हम बाहर आते हैं। देखिए, दो चीज चलेंगी, नोट्स साथ में पीपीटी। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीपीटी सॉफ्ट कॉपी होती है, क्योंकि तो सॉफ्ट कॉपी रहेगी, इसकी प्रिंट आउट से नहीं निकलती। नेशनल इनकम स्टार्ट किया, सीबीएसई सिलेबस लिखा हुआ है, वो बात होगी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो हमने पूरा साल ही पढ़ना है, तो अभी नहीं भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या है। अभी समझ भी नहीं आएगा ये पूरा मीनिंग, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली सब कुछ लिखा हुआ है, बट अभी आपके समझ के बाहर है। मैक्रो के सिंपल मीनिंग हमने बता दिया था, जो प्लस वन में पता है। इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट इकोनॉमी लेवल। सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का नेम है हमारे, जैसे आपकी बुक में भी चैप्टर का नेम यही होगा। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ये आपने आज पीपीटी भी स्टडी करनी है, ग्रुप में आपके पास है, अगर नहीं किसी के पास मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें फाइनल गुड्स का मीनिंग विच आर परचेज फॉर कंजम्पशन, खुद के लिए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, अपनी वांट्स के लिए, या फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब अपनी वांट्स के लिए तो कंज्यूमर परचेज करेगा, तो अगर पेपर रिम मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे कोई अपने नोट्स निकालने खुद के पढ़ने के लिए, तो बेटा वो मैं कंज्यूमर हूँ फिर। लेकिन अगर मुझे आपको बेचने के लिए निकालने, तो वो इंटरमीडिएट है। लेकिन उस नोट्स को निकालने वाली मशीन, प्रिंटर, मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो फिक्स एसेट है। इसलिए
फाइनल गुड्स में दोनों आ जाएंगी, कंज्यूमर की सारी गुड्स फाइनल। अब कोई आपसे पूछे तो अगर आप नहीं भी ध्यान से बोल रहे तो भी आप इतना बोल देना कि कंज्यूमर की सारी गुड्स फाइनल, पर प्रोड्यूसर की कैपिटल गुड्स ओनली फाइनल, रॉ मटेरियल फाइनल नहीं है। फिर एग्जांपल दिए हैं, यहाँ एग्जांपल दिए बेटा, देयर सो मेनी एग्जांपल्स। इस बार आप इधर हो, राइट साइड आपका प्लस इधर। आप देखिए एग्जांपल्स में, मशीन परचेज बाय फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन द फैक्ट्री इज अ फाइनल गुड, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर फर्नीचर, ये सारी एग्जांपल्स है, ये आपको पढ़नी है। मैंने कहीं ना कहीं सब समझा दिया आपको, ये आपकी रीडिंग के लिए, अब ये आपका होमवर्क है, पीपीटी में से रीड करना, ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि एग्जाम में ना यही आते पॉइंट्स। वो आपको एग्जाम्पल देंगे, अभी जैसे स्कूल का एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम्पल देंगे कि प्रिंटर परचेज बाय लॉयर क्या होता है। अब क्या वो बेचता है? नहीं ना, ये तो लॉयर नहीं हुआ, वो तो प्रिंटर वाला हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब वो लॉयर है, वो प्रिंटर खुद के लिए रखता है, तो वो उसकी फाइनल गुड्स है। ये सारी फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल है। फिर आता है इंटरमीडिएट क्या है, गुड्स एंड सर्विस परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स। अब देखो कितना सही मीनिंग लिखा हुआ है, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से परचेज करता है। ये पेपर रिम कोई तो बनाता होगा, तो मैं उस कंपनी से खरीदता हूँ, तो वो भी प्रोड्यूसर, मैं भी प्रोड्यूसर, फार्मर भी प्रोड्यूसर, और फैक्ट्री वाले भी प्रोड्यूसर। तो फार्मर से जो कॉटन है वो कॉटन मिल में जाती है, कॉटन मिल से वो स्पिन मिल में जाती है, स्पिन मिल से वो क्लॉथ मिल में, क्लॉथ मिल से वो गारमेंट फैक्ट्री में। सारी ये क्या है, प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर तो पहुंचे नहीं, कंज्यूमर तो शोरूम में जाएगा शर्ट परचेज करने, कल एग्जाम्पल याद है ना। तो तब तक ये पूरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, इंटरमीडिएट, वन प्रोड्यूसर टू अदर प्रोड्यूसर। तो ये मीनिंग है इसका बेटा, यहां से आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो अब देखो नोट्स इन डेप्थ होगी, वो बुक का सब्सिट्यूट होगी, कि जहां जहां मैं आपको नोट्स दे दूंगा वहां को बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं नहीं भी दूंगा नोट्स में, बिकॉज आई वॉन्ट क्या बुक से पढ़ो, नहीं मैं बुक ओपन नहीं करोगे। हमें हैप्चुअल नहीं होना नोट्स का, वो रॉन्ग हैबिट होती है। बुक्स पढ़नी ही हमें, अपने आप को 100% करने के लिए। मैंने कभी नहीं कहा प्राउडली कि मेरे नोट्स पढ़ लो उसमें सब है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है किसी भी टीचर का। ठीक है, नोट्स आपके हेल्प के लिए हैं, आपको रॉन्ग हैबिट देने के लिए नहीं है। तो नोट्स भी पढ़िए, पीपीटी भी करिए, एंड में बुक भी ओपन करेंगे हम। बस ये हमारा फुल सिलेबस पार्ट। इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग हो गया, रीसेल पर्पस के लिए है, या मैं उसकी फॉर्म चेंज करके उसको आगे बेच रहा हूँ, उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। देन आपको टॉप टिप्स दी जाती हैं कि जिनके थ्रू आपको और बेटर समझ आएगा। रॉ मटेरियल फॉर और नॉन फैक्ट्री इनपुट्स। अब एग्जाम में कोई ये क्वेश्चन आएगा, नोट्स में क्वेश्चन बैंक नहीं है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक भी समझ आएगा कि क्वेश्चन आता है रॉ मटेरियल और नॉन फैक्टर इनपुट्स। इट मीन रॉ मटेरियल को एक और नेम देते हैं हम, क्या, नॉन फैक्टर इनपुट्स। ये पीपीटी अगर आपके मोबाइल में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सबके साथ शेयर कर दी, और आप आगे 1000 पीपल से और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। जो पढ़ेगा उसको फायदा मिलेगा। इन पीपीटीज को स्टडी करना है आपने, कितने हार्डवर्क से बनी होंगी जब बनी होंगी ये। रॉ मटेरियल और नॉन फैक्टर इनपुट्स आर परचेज फॉर प्रोड्यूसिंग, इट मीन हम नॉन फैक्टर इनपुट भी बोलेंगे इसको और मटेरियल बोलेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंगल यूज। तो अब आपके स्कूल टीचर नॉन फैक्टर इनपुट वर्ड यूज करें, रॉ मटेरियल करें, इंटरमीडिएट करें, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स करें, सारे वर्ड इकट्ठे आ गए, तो ये मजा है कि एवरीथिंग एट वन प्लेस। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। मीन जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, बोलो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट, या तो कॉस्ट वर्ड बोलेंगे इसको, उसको परचेज करने की कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल को, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगी। एक्सपेंडिचर वर्ड या कॉस्ट वर्ड एक ही बात होती है। ये है आपकी टॉप टिप्स, मतलब एक टॉपर्स को ही ये वर्ड्स आते होते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है क्या बेटा, आप खुद को टॉपर मानते हुए इन वर्ड्स को पढ़ लो और फिर तुम पक्का बन जाओगे। उसकी कोई ब्रांड नहीं है, वो कोई ब्रांड नहीं है कि एक ब्रांड का ही होता है पर्सन, वो कोई भी बन सकता है।
आपका हार्डवर्क आपको बनाएगा। एटलीस्ट अपनी क्लास में तो बनो पहले। एग्जाम्पल्स अभी आपको सारा पढ़ने, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, क्या करती है, वो स्टील शीट्स यूज़ करती है कार बनाने के लिए। जो स्टील यूज़ होता है वो उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर। अब यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है कि हो सकता है कि हम स्टील इंडस्ट्री से स्टील लेके उसकी कार बना दें। कार वही है ना, आयरन स्टील इसी का मिक्सर है। प्लास्टिक, आयरन, स्टील, फाइबर, ये सब चीज़ें कार में होती हैं। या हो सकता है मैं एक रेडीमेड कार खरीद के मारुति से, होंडा से कस्टमर को बेचूं, तो मैं डीलर हो गया। सिंपल सी बात है। अब एक सैमसंग एसी, सैमसंग अपना एसी बना रहे हैं, तो जब तक वो रॉ मटेरियल यूज करेगा उसको बनाने के लिए, वो भी क्या है, रॉ मटेरियल। और जो डीलर सैमसंग का उसको बेचेगा उसके लिए भी क्या है, वो रॉ मटेरियल। तो इसलिए बेटा कल की एग्जाम में जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा प्रोडक्ट, वो इंटरमीडिएट ही कहलाएगा। ये एग्जाम्पल आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। ये आप चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल टीचर, या एजुकेशन इंडस्ट्री, पेपर परचेज बाय पब्लिशर, कितने एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू कुछ तो समझ आएगा आपको फाइनली। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, ठीक है, वो राइस खरीद के बेचते हैं, कुछ ऐड नहीं करते। पर रेस्टोरेंट वाले ऐड करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में देखोगे तो वो एक अच्छी क्वालिटी का राइस परचेज करते हैं, फिर उसको बनाते भी हैं, फिर अपने मेन्यू में लिखते हैं राइस पुलाव, उसका एक मेन्यू भी हो गया। तो इट मीन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। एक ग्रोसर शॉप है वो सिर्फ राइस को वहां से खरीद के लाता है ताकि दूसरे प्रोड्यूसर के लिए इजी हो वहां से खरीदना। रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री उसको खरीद के बनाती है। जब बना के आपके टेबल पे आता है तो क्या आप भी बेचते हो? आप नहीं बेचते, आप तो खुद के लिए ही खरीदते हो, खुद को कंज्यूम करने। तो वो राइस उस टाइम क्या बन जाता है, तो बेटा ये सब अब पूरे साल के लिए है हमारा। आपको जब देखना है तो रिकॉर्डिंग में दोबारा देख सकते हो, बट ये लेक्चर्स दोबारा नहीं आएगा ईयर में, अलग फॉर्म में आएगा, रिवीजन में अलग तरीके से आएगा, असाइनमेंट टेस्ट ये सब होता रहेगा आपके साथ। बट ये ओरिजिनल लेक्चर ओरिजिनल ही है। जब भूल जाओ रिकॉर्डिंग देख लेना, तभी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दी गई आपको। ये सब आप पढ़ लोगे, ठीक है, चले आगे। फिर इसके ऊपर एक टॉपिक होगी, पर ये भी आपको समझ नहीं आएगी, मैंने आपको नोट्स में से कटवा दिया था कि नेशनल इनकम जब हम काउंट करेंगे तब हम फाइनल गुड्स को काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट को नहीं। बट ये बात अभी समझ नहीं आएगी, ये मेथड्स जब हम करेंगे, फोर्थ चैप्टर आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये आपको आज करवा दिया, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर अपना कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कैपिटल गुड्स सिर्फ किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। फिर कंजम्पशन गुड्स का मीनिंग आगे पढ़ना, ठीक है, ये कैपिटल गुड्स का मीनिंग, ये सारा आपको यहाँ से रीड करने। फिर इसके ऊपर टॉपिक पे है, बस ये आगे तो कुछ और है यहाँ तक, ठीक है। फिर जब हम पीपीटी में आगे जाएंगे, ये तो अभी आपको नहीं पढ़ना स्ट्रोक एंड फ्लो, ये तो अभी नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। पीपीटी अलग डिजाइन, अलग तरह से डिजाइन होती है। फिर इसके बाद ना आपको मिलेंगे बेटा क्वेश्चंस, ध्यान देखो, ये जब ये पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा, की टर्म्स, अब जो बीच का पार्ट है वो आगे चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल इनकम एक ही यूनिट है, तो वो पहले बाद में चलता रहता है, तो आपने वो अभी नहीं पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कब पढ़ना है। की टर्म्स है, फिर फाइनल गुड्स का मीनिंग, इंटरनल कंजम्पशन, जितना आपने यहाँ तक, बस कैपिटल गुड्स तक। जो ऊपर है वो यहाँ पे एज ए कीवर्ड्स है, रिकैप है, मतलब जो भी रिकैप में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, मैक्रो, फाइनल गुड्स। देन इसके बाद आ जाएंगे आपके पास पीपीटी में, ये पूरा साल आपके पास है पढ़ने के लिए, ये नहीं आज ही पढ़ने। देन ये अभी नहीं करना न्यूमेरिकल, अभी आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये स्कूल एग्जाम में आते हैं। इसका आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा मोबाइल ऐप पे, डायरेक्टली वहीं पे आप सबमिट कर सकते हो, अभी डालेंगे हम। लास्ट ईयर टेस्ट तो वहां से रिमूव कर दिए। द गुड और सर्विस परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड, क्या वो, बोथ ए एंड बी। जो एक इंडिविजुअल परचेज करता है या कोई फॉर्म परचेज करती है, उसे हम फाइनल यूज भी कह सकते हैं या यूज इन फर्दर प्रोडक्शन कह सकते हैं। क्या ये ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर दिया, तो इसलिए 800 स्लाइड्स बन जाती हैं, अदरवाइज तो वो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करो रीड, बड़ी मजेदार चीज है, तो पढ़ोगे तो। फाइनल गुड्स, थर्ड
ट्रू फॉल्स आ गया। फाइनल गुड मे ऑल्सो अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं। अगर वो फाइनल गुड्स जैसे लैपटॉप है तो मैंने क्या कि HP लैपटॉप की आइसक्रीम बना दी, ऐसा हुआ? या HP लैपटॉप का कुछ और बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? फाइनल गुड है भाई, बस मुझे यूज़ करना है, मेरे को नहीं आता ये इसका कुछ और बनाना, बस मुझे बताएगा कि ऑन कैसे होगा, यूज़ कैसे करना है। कोई भी कार है, कोई भी फाइनल गुड्स है, आप उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड थोड़ी कर रहे हो। अगर वैल्यू ऐड करो तो आप भी क्या बन गए फिर? प्रोड्यूसर बन गए। जैसे असेंबलिंग होती है, एक कंप्यूटर असेंबल होता है ना, तो असेंबलिंग के पार्ट्स ही तो है ना, रैम, मदरबोर्ड, है ना, प्रोसेसर, ये सब परचेज कर लो, फिर आप भी बन गए कि आप भी कंप्यूटर बेचते हो। तो आप एक बनाओ, लिख दो बंसल कंप्यूटर्स, तो बंसल कंप्यूटर्स में कंप्यूटर असेंबल किए जाते हैं, तो मैं भी क्या बन गया? प्रोड्यूसर। बट अभी बंसल कॉमर्स क्लासेस सिर्फ कंप्यूटर परचेज करती है, उसे आगे एडिशन में नहीं लेके जाती, तो इसलिए बेटा ट्रू है ये। आप देखो क्या लिखे, फाइनल गुड्स मे बी ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन, द टी लीव्स परचेज बाय द कंज्यूमर। अब देखो ये किसकी फॉर्म में ट्रू है, अब हम क्या सोच रहे हैं सब लोग? फॉल्स। देखो आपने क्या बोला यहाँ पे, फाइनल गुड मे ऑल्सो अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको ध्यान से पढ़ो, उसने क्या पूछा, क्या जा सकती है? हमने बोला नहीं जा सकती, मैंने बोला लैपटॉप फॉर्म चेंज नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है? मैं एज ए कंज्यूमर फ्रूट्स परचेज करता हूँ, क्या कभी कभी सुना है ऐसे कि फ्रूट से जूस बन जाता है? होता है ना ऐसा, कर्ड से लस्सी बनती हुई देखी होगी, आम चीज़ें ये तो इसका मतलब हम गलत सोच रहे हैं, हम एक एंगल से सोच रहे हैं। हम प्रोड्यूसर की कैपिटल गुड्स की एग्जांपल सोच रहे थे, जैसे मैंने लैपटॉप परचेज किया तो मेरा एग्जांपल क्या था? प्रोड्यूसर के पास कैपिटल गुड्स है लैपटॉप, वो उसमें फॉर्म चेंज नहीं करेगा। तो भाई प्रोड्यूसर के अलावा कंज्यूमर भी तो है इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, सॉरी, कंज्यूमर तो करते रहते हैं। आपने जब ब्रेड परचेज किया होगा तो कभी ऐसे ही ब्रेड तो खाया नहीं होगा उसको, ब्रेड बटर सैंडविच, तो आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, तो कंज्यूमर करता है। तो मे का मतलब क्या कोई एक चांस हो सकता है? यस। तो प्रोड्यूसर नहीं करता, वो एज इट इज मशीन यूज करता है, जैसे मैं लैपटॉप CPU यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो जिनको मैं कर सकता हूँ। तो एक एग्जाम्पल ये अभी देखो, अब आपका लर्निंग पावर बढ़ रहा है। अब अगर आप सोचो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द टीचिंग विद नोट्स, वो इनफ नहीं है। तभी जब हम कहीं भी स्कूल में या ट्यूशन पे पढ़ते हैं तो हम उस टीचर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा टीच कर देता है, जैसा नोट्स भी मिल जाते हैं। मैं तो उसको गिनता ही नहीं हूँ, पहले टीचिंग, फिर नोट्स, फिर PPT, फिर बुक, देन यू आर ओके। ये 4 चीज़ें चाहिए हमें इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए ये मेरा एक पैशनेट सब्जेक्ट है। इस टाइप से टीचिंग इकोनॉमिक्स में होती नहीं है, नॉर्मली बुक से रीडिंग होती है ज़्यादा, या टीचर डिक्टेट कराता है नोट्स अपने, पर वो चीज़ें आपको डेवलप नहीं करती CBSE के लेवल तक, क्योंकि CBSE में जो हॉट्स क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, वो ये पूछते हैं। अब देखो उन सबका आंसर क्या होना था? फॉल्स। होती नहीं थी, पर होती है, तो यहाँ से मिलेगा आपको आंसर इन दिस वे। कर लेंगे ये आपको फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आपको बता रहा हूँ कि PPTs को कैसे यूज़ करने हैं, फिर आप करते रहना, होता रहेगा। फिर आगे, इफ़ टी लीव्स आर यूज इन अ रेस्टोरेंट फॉर टी, तो वो क्या है? गुड। लेकिन वही अगर टी कॉफ़ी घर बन रही है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, बोथ A and B। ठीक है, अब आंसर ठीक है तो ओके, नहीं तो फिर डाउट लेके आने, तो ये आपका होमवर्क है। तो इकोनॉमिक्स में रिटर्न होमवर्क नहीं होता है, क्योंकि दिमाग को ओरली सिखाना है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए ये है। चलिए अब आगे वापस नोट्स में चलते हैं, और जब नोट्स ओवर हो जाएंगे देन आई विल से कि बुक ओपन करो, फिर आप बुक में पूरा चैप्टर रीड करके आओगे। देन फिर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स नोट करके लाते हैं, सर ये इस लाइन का मीनिंग क्या है, उस लाइन का मीनिंग क्या है, तो फिर वो आपको 100% कर देता है। कुछ रह भी गया ना अगर, तो बुक कंप्लीट कर देगी, पर बुक का 99% पार्ट हमें पहले से आता होगा। ठीक है, अब आगे टॉपिक नंबर 3, आफ्टर द 2 टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, उसमें इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। एक टॉपिक मानो या 2 मानो, उसको एक मान लेते हैं कि एक टॉपिक खत्म, सेकंड स्टार्ट, और उसको PPT में देख लिया। और आप चाहो तो बुक को साथ साथ पढ़ सकते हो, उससे आपका बर्डन कम होगा। बाद में एक दिन में बोलूंगा कि पूरी बुक पढ़ के, सॉरी फुल चैप्टर पढ़ के आओ, वो 5-6 पेज का होगा या जो भी, आप साथ साथ 2-2 पेज भी पढ़ सकते हो बुक के। ठीक है, आगे चलते हैं।
कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? मैंने अभी क्या बोला था, प्रोड्यूसर के पास कौन सी गुड्स होती हैं? कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट भी होती है और कैपिटल गुड्स भी होती है। अब जब वो कैपिटल गुड्स के, अभी साथ साथ रीड मत किया करो आप लोग, ये चीज गलती करते हो हमेशा। आप क्या करते हो, साथ साथ में रीड भी करते रहते हो, आपकी कंसंट्रेशन 100% नहीं होती, फिर मेरी बात पूरा आपके दिमाग में नहीं जाएगी फिर बेटा। आप आधा ध्यान इधर देते हो ना पढ़ने में, वो तो आपके पास नोट्स है ही है, उसका क्या क्रेज है, वो तो आपके पास ही है, पढ़ लेना आराम से। अभी तो हमारा ये जो 75 मिनट्स है, इसमें सिर्फ टीचिंग के लिए दो आप इसको, सुनो ध्यान से बात को, जो चीज पढ़ने वाले मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ने। प्रोड्यूसर के पास कैपिटल गुड्स होती हैं, राइट। जब वो उन कैपिटल गुड्स में एडिशन करता है, जैसे मेरे पास इस टाइम 4 प्रोजेक्टर्स हैं, 2 लगे हुए हैं क्लासरूम में और 2 हम स्टैंड बाय पे रखते हैं। एकदम से अगर ये खराब हो गया तो हम वो लगा देंगे, है ना। मान लो ये 4 है, पर अब मुझे लगता है कि अब इनको बदलते हैं, क्योंकि ये HDMI प्रोजेक्टर नहीं है, ये VGA प्रोजेक्टर है। पहले ये VGA आते थे, अब तो HDMI लगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्टर को खरीदना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट। आम वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, कि सर आपने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मैंने एक लैपटॉप और परचेज कर लिया, पर इसको बोलते हैं एडिशन इन कैपिटल गुड्स। बोल के दिखाओ। तो इसका मतलब बस ये, अगर वर्ड समझ आ गया तो जो लिखा होगा वो समझ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है एडिशन इन कैपिटल गुड्स। जब कैपिटल गुड्स में ऐड ऑन होगा, जब कैपिटल गुड्स में और परचेज करूंगा, तो वो ऐड ऑन होता जाएगा, वो बन जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट। तो एक कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट का मतलब आपकी 3 लाख इन्वेस्टमेंट, नहीं, इस साल मैंने कितना और पैसा ऐड किया अपनी कैपिटल गुड्स में। रॉ मटेरियल को साइड पे रख दो बेटा, उसको बंद कर दो टॉपिक को। रॉ मटेरियल या उसका दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, उसको खत्म कर दो, वो एक साइड पे रह गया। मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल गुड्स की। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेटा, मेरे पास देखो इधर 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल गुड्स थी 1 अप्रैल को। जैसे हम अकाउंट्स में बात करते हैं ना, मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में, अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें। मेरे फ्रेंड हैं, इकोनॉमिक्स टीचर हैं, वो दिल्ली में है, स्कूलिंग हमारी एक साथ ही हुई थी। तो वो उन्होंने, जैसे मैंने कॉमर्स ली, उन्होंने आर्ट्स की, जैसे जैसे भी उन्होंने BA की, फिर MA की, फिर MA ने इकोनॉमिक्स की। उनका पूरा विजन थ्योरेटिकल है। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरी है ये तो, क्योंकि उन्होंने कभी न्यूमेरिकल किए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको एज ए थ्योरी पढ़ा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, आप अकाउंट स्टूडेंट भी और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी। पर वो जो टीचर जो MA इन इकोनॉमिक्स हैं, वो कभी अकाउंट स्टूडेंट थे ही नहीं, क्योंकि कॉमर्स तो ली नहीं उन्होंने। क्योंकि ये तो, हम जब ह्यूमैनिटी में या आर्ट्स में एक सब्जेक्ट लेते हैं इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन के लिए, तब आप MA इन इकोनॉमिक्स होते हो, तो आपको स्कूल में जॉब मिलती है, वो एक दिल्ली के स्कूल में जॉब करते हैं। तो उनका पूरा विजन थ्योरेटिकल है, वो सोचते हैं कि हर चीज़ थ्योरी है। मेरी हमेशा ये इस पे बात होती है, जब हम कभी मिलते हैं 10-15 मिनट हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल है। मेरे को तो थ्योरी लगी नहीं कभी। कहते फिर आप पढ़ाती नहीं होगी इकोनॉमिक्स, आपको आती ही नहीं होगी पढ़ानी, आप तो अकाउंट्स वाले हो। ऐसा नहीं है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वाला कोई नहीं होता है। एक विजन है कि आप एक चीज को किस नजरिए से देखते हो। अगर आप इसको न्यूमेरिकल के तौर पे देखोगे तो न्यूमेरिकल भी है ये, तो न्यूमेरिकल होते तो हैं। फिर उसको पूछूं क्या इकोनॉमिक न्यूमेरिकल नहीं है, कहता है टेबल नहीं है, डायग्राम नहीं है। फिर किसके बेस पे बन रहे हैं, कहते याद करके बन रहे हैं। तो याद नहीं कर रहे हैं हम उसको हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर हम बोलते तभी तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, वहां चल जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी पढ़ाने है बस। स्कूल टीचर आपको ऑब्जेक्शन, सॉरी स्कूल स्टूडेंट आपको बिल्कुल नहीं बोलने वाला, वो चुपचाप बेचारा सुनता रहेगा। ठीक है, चाहे उसको समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। इसको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको। आई नो ये चीज़ें बोरिंग हैं, बट अगर आप इनको प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अब देखो मैंने आपके लिए क्या लिखा बेटा, 5 लाख रुपीज 1 अप्रैल को है। मेरी हर एक एग्जाम्पल का मीनिंग होगा, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। इसको प्रैक्टिकली बात को सोचो। अगर मेरे पास एक कैपिटल गुड 5 लाख रुपीज की 1 अप्रैल को है, ये सब लगा लो आप फॉर एग्जाम्पल।
अब मेरे पास ईयर के एंड पे क्या हो गया, 7 लाख का सामान हो गया। मैंने एक एसी और ऐड कर लिया, मैंने एक लैपटॉप और ऐड कर लिया। तो बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, कैसे पता चला आपको? तो जो आपका ये दिमाग माइनस कर रहा है ना, ये अकाउंट्स वाला दिमाग है, पर कर क्या रहा है वो, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इसी को बोलती है फॉर्मूला। अब जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, वहां फॉर्मूला लिखा होगा, और इकोनॉमिक्स टीचर बड़े ध्यान से पढ़ाता है, बड़ा ध्यान से लिख लो, देख लो भी, ये फॉर्मूला है जिसका मीनिंग है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर इकोनॉमिक्स के तौर पे पढ़ना है तो वही है, पर आप इसको अगर अंडरस्टैंडिंग के तरीके से पढ़ोगे तो ये अकाउंट जैसे लगेगा, नहीं तो फिर मैं कैसे पढ़ाता आपको। अब इसका मीनिंग देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखो। अब ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका एक फॉर्मूला है बेटा, एक मिनट, फॉर्मूला है यहाँ पे, चलो यहाँ लिखता हूं मैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, इसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस माइनस कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गुड्स। ये जो है देखो कैपिटल गुड्स, के फॉर कैपिटल गुड्स। अब देखो हम इकोनॉमिक्स में आ गए, अब ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा जब हम ऐसे पढ़ेंगे, के फॉर कैपिटल गुड्स, तो चेंज इन के फॉर चेंज इन कैपिटल गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज आई, दैट इज चेंज इन के। अब जिसने कभी न्यूमेरिकल नहीं किए तो बोले सर थ्योरी तो है, अब इसमें क्या न्यूमेरिकल है बताओ, पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो न्यूमेरिकल ही तो है, तभी तो इसके न्यूमेरिकल बनेंगे आगे जाके। कि अगर मेरे पास 5 लाख का स्टॉक था कैपिटल गुड्स का, और वो इंक्रीज होके 7 लाख का हो गया, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने 2 लाख की मशीनरी और खरीद ली, तो मेरी कैपिटल गुड्स बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट बोले तो चेंज इन कैपिटल गुड्स, कैपिटल स्टॉक, कैपिटल गुड्स एक ही बात है। फिक्स एसेट्स वो तो हमने पढ़ लिया ना, तभी तो पहले टॉपिक वो आया था कि प्रोड्यूसर की जो फाइनल गुड्स हैं उसे फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, उसे कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, उसे कैपिटल स्टॉक भी कहते हैं। तो भाई अब उस कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीमेंट आ रहा है एक साल के अंदर ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, जिसका आंसर आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। गॉट इट? अब इसको आपने यहाँ से रीड करना है, नोट्स में से करना है, पीपीटी में से करना है, कहीं से करो, बस मैं आपको सिखाता जाऊंगा और आपको ओपन करता जाऊंगा, फिर आपने कहीं से पढ़ना है। स्कूल टीचर भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वो लिखवाता है नोट्स वो भी, बस आपको वो बात समझ आनी चाहिए अब कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हमेशा क्या होगा, चेंज इन कैपिटल गुड्स, एक साल के अंदर जो आया, क्योंकि हम नेशनल इनकम काउंटिंग में 1 ईयर का देख रहे हैं, ये 1 ईयर की काउंटिंग है हमारी। ठीक है जी। अब 2 तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। पहले समझ लेते हैं, अब पढ़ना नहीं, पहले इसको पढ़ने में दिमाग चला गया तो समझने में नहीं जाएगा ना। वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब वही प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट्स, उसमें जो इंक्रीमेंट है एक साल के अंदर वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब कल को बेटा आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहां मैं बोलूंगा कि आई 2 तरह की होती है, तो आप ये बोलोगे सर आई तो आई होती है, ठीक है, तो आई में 2 आई हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाला इन्वेस्टमेंट जहां मैं वो लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एसी ये सब खरीदता हूँ, एक मुझे रॉ मटेरियल भी खरीदना है। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि पेपर इन कॉस्टली हो रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि मार्च से पेपर इन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी फीस तो बढ़ेगी नहीं, ऐसा होने पे तो मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मैंने जो आपको बोल दिया कि आपकी फीस इतनी है तो आपकी फीस उतनी रहेगी। इफ आई से योर फीस इज 30,000 तो 30,000 रहेगी। लेकिन अब नेक्स्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आने वाला है, नेक्स्ट मंथ पेपर इन की कॉस्ट बढ़ने वाली है, पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी होने वाली है, तो ये इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए फिर, अब पूरा सा स्टेशन यूज होगी, मैंने क्या करना है, अपने पास पेपर रिम्स, जो A4 शीट के पेपर रिम्स होते हैं वो मैंने परचेज करके रख लेने हैं। मेरे पास वो कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई नो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बहुत संभाल संभाल के खर्च कर रहे हैं इनको। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल,
इन्वेंट्री वर्ड किसका है? रॉ मटेरियल है। तो आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है जब रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहां क्या फॉर्मूला लगाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। तो उससे क्या समझ आ जाएगा कि मेरी एक साल में और कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़गी रॉ मटेरियल में। वेरी गुड, रॉ मटेरियल में, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को दोनों चाहिए। वही बेटा, प्रोड्यूसर को कैपिटल गुड्स भी चाहिए और रॉ मटेरियल भी चाहिए। प्रिंटर है और स्टेशनरी नहीं है, पेपर नहीं है, तो नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। व्हाइट बोर्ड है पर मार्कर नहीं है। गाड़ी है, डीजल नहीं है, तो टैक्सी कैसे चलाओगे? समझो, अकेले टैक्सी होने से कुछ नहीं होगा, डीजल भी होना चाहिए, और अकेले डीजल से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, एटलीस्ट टैक्सी तो हम पुश तो कर लेंगे, धक्का तो मार लेंगे, डीजल से तो कुछ भी नहीं होना ना। तो इसलिए अगर आपको टैक्सी सर्विस चलानी है तो बेटा आपको इन्वेस्टमेंट दो जगह करनी पड़ेगी, एक टैक्सी के अंदर, फिर 2 टैक्सी ले लो, फिर तीसरी टैक्सी और डाल दो। टैक्सी स्टैंड कैसे बनता है? बाजवा टैक्सी स्टैंड। तो मिस्टर बाजवा क्या बोलते, सर मेरे पास पहले एक टैक्सी होती थी, मैंने एक और डाल दी, अरे सर एक और, अरे सर एक और, अब मेरी 10 टैक्सी हैं, एक कैब बन गई, कैब सर्विस, राइट। तो बाजवा कैब सर्विस का मतलब उसको 10 इनोवा, 10 ऐसी गाड़ियां बड़ी लेवल पे काम कर रही हैं। पर कैसे हुए वो? एक एक करके। तो दैट वाज अ इन्वेस्टमेंट। पर वो साथ में किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्पेयर पार्ट्स में। क्योंकि जिसका टैक्सी का बिजनेस है उसकी स्पेयर पार्ट्स तो खराब होते जाएंगे, तो टैक्सी वहीं रुक जाएगी, तो वो स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। रात को 2 बजे भी चाहिए स्पेयर पार्ट्स होगा उनके पास। तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट किसके अंदर है बेटा? इन्वेंट्री के अंदर। तो हर किसी की इन्वेंट्री अलग है। मैं टैक्सी नहीं चलाता और मैं प्रिंटर चलाता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? पेपर, रिम, इंक। तो मेरे पास वो है, तो मेरे पास 8-10 टोनर पड़े होते हैं, 10-15 रिम पड़े होते हैं, लेकिन अगर मुझे लगेगा कॉस्टली हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? और खरीद लूँगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट साल और बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली हमारे पास 8-10 रिम होते हैं, फिर हमारे पास 20-25 रिम पड़े होंगे। तो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूसर की, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह की होती हैं। पूरा टॉपिक इंटरलेटेड है बेटा। तो 2 क्लासेस में इसको सिखा पाना या समझना एक हार्ड वर्किंग जॉब है। आपको भी पूरा उतना हार्ड वर्क करना होगा, बट आपको बस सुनने में ध्यान देना है। तो प्रोड्यूसर की 2 गुड्स कौन सी है जल्दी बताओ? कैपिटल गुड्स, दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो उसकी इन्वेस्टमेंट किस में होगी? इन दोनों में होगी बेटा, दोनों में होगी। कैपिटल गुड्स में भी होगी और रॉ मटेरियल होगी, दोनों में होगी। तो इस साल नई मशीन भी खरीदूंगा मैं और रॉ मटेरियल भी। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं सर इस साल हम मशीन नहीं खरीदे, चलो कोई बात नहीं, फिर मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 0 है, लेकिन रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट है। पर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर इतना? अब इसको रीड करते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट हैज 2 कंटेंट्स, ये अब थ्योरी है सर, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है, ये कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड गुड्स। सिंपल। प्रोड्यूसर के पास जो फिक्स्ड गुड्स हैं, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, उसमें जो इंक्रीमेंट आई है एक साल में, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड गुड्स ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स, वन थिंग। दूसरा पॉइंट किसके अंदर? ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट मशीनरी कॉज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वो लाइन रिपीट होगी, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, और लाइन तो एक ही है ना, कि जो पैरा, देखो मैं वही फिर अगेन रिपीट करूंगा, जो तुम्हें अपने वर्ड्स में समझ आता है वो अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं ये समझता कि सर ये बोल रहे हैं कि जितना पैसा हम मशीनरी में लगा रहे हैं एक साल में, वो मेरी क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मशीनरी वर्ड कॉमन बोल दिया, बट वो फर्नीचर, मशीन, सब कुछ है उसमें, जो फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल वही, अब देखो यहाँ आ गया फॉर्मूला बेटा। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास 5 मशीन्स हैं, एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास 7 मशीन्स हैं। इट मीन मैंने कितनी मशीन्स लगा दी? 2 मशीन्स। तो ये 2 मशीन्स मेरी क्या होगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। या अकेला इन्वेस्टमेंट बोलो,
या फिक्स इन्वेस्टमेंट की टाइप होगी वो। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, कौन से वाली, फिक्स इन्वेस्टमेंट। बस हो गया रेडी हम। अगर ये वर्ड समझ आ गई, इकोनॉमिक्स में बेटा क्या है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स टोटली यहाँ डिफरेंट है। वहाँ वर्ड समझ के उसको एग्जीक्यूट न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है। यहाँ वर्ड्स को समझने तक का पार्ट कॉमन है, पर उसको फिर लिखना ही है बस। फिर तो जो आप बोल रहे हो क्या लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो वो ही एमसीक्यूज बन जाएंगे आपके। देन फिर आता है सिग्निफिकेंस बेटा। फॉर्मूला वही है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, ये देखो मैं ये ढूंढ रहा था उस टाइम, रीड कर सकते हो आप। स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ ईयर, उसमें से माइनस कर दो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे दैट बिकम्स इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब वो किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर फिक्स्ड एसेट्स में तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेंट्री में तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री किसकी होती है, रॉ मटेरियल की, जो कंज्यूमेबल पार्ट है, जो वन टाइम यूज है। स्टेशनरी है, प्रिंट हो जाएंगे नोट्स, आपको दे देंगे, खत्म होगी मेरे पास से, वन टाइम यूज है ये। जैसे रियल कंपनी जूस बनाती है, रियल जूस है ना, तो रियल जूस के पास क्या होता होगा इन्वेंट्री में, फ्रूट्स। जब वो फ्रूट्स को क्रश करके जूस बना देती है तो फ्रूट्स खत्म हो जाते हैं, तो उसकी इन्वेंट्री कम हो जाती है। फिर वो खरीदती है, फिर वो बनाती है, फिर खरीदती है, फिर जूस बनाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर कितनी बची। तो फिर कंपैरिजन होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास 3 लाख रुपए के फ्रूट्स पड़े थे, गावा लीची जिसका वो जूस बनाती है, और ईयर के एंड पे आपके पास 4 लाख के फ्रूट्स पड़े हैं। इट इज आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना 1 लाख रुपए की, किसके अंदर। तो ऐसी चीज हम अकाउंट्स में बात करते हैं कि हमारा 1 लाख का बैलेंस बढ़ गया, तो एक ही चीज है ये। उसके बाद अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बताइए बेटा, इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, देखो आपको आप 3 दिन से पढ़ रहे हो, अगर आप नए स्टूडेंट भी हो, आपने अभी तक स्टाइल समझा होगा, मैं पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके माइंड में कहीं ना कहीं रफ आंसर तो होता ही है ना, रफ तो आंसर होता ही है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ भी ऐसा सोचो उसको। जब इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब पहले से बिजनेस चल रहा है, हम और पैसा लगा रहे हैं, यस हम अपनी हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। मैं एक नया सेंटर क्यों ओपन कर रहा हूं, टू अर्न मोर प्रॉफिट, उससे मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी मेरी अर्निंग कैपेसिटी पंचकुला में नहीं है, पर जैसे पंचकुला में सेंटर ओपन हो जाएगा मेरी अर्निंग कैपेसिटी पंचकुला में शुरू हो जाएगी, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स वो खरीदनी पड़ेंगी। अब मान लो मेरे पास 6 AC तो यहाँ लग गए, तो फिर और लाने पड़ेंगे, 4 प्रोजेक्टर थे वो तो लग गए, फिर 2 और लाओ, यही तो होगा और क्या होगा। किसी भी शोरूम को इंस्टीट्यूट बनाने के लिए क्या करना होगा, खाली हॉल तो नहीं हो सकता ना, वो हॉल तो पहले से है वहां पे, उसका रेंट ही तो देना है सिर्फ हमने, पर हमने क्या लगाना है वहां पे, उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, जो कि क्लासरूम में बैठ के लगे कि ये क्लासरूम है, तो उसमें क्लासरूम जैसा होगा। अगर आप जिम के अंदर होते तो ऐसा दिखता जिम आपको, उसका भी तो पैसा लगा होता है, उसका किसमें लगा होता है, उसके इक्विपमेंट में लगा होता है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा मेरे पास है। प्रोजेक्टर स्क्रीन है क्या वहां पे, नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी मुझे जरूरत नहीं है, राइट जी। तो इस तरह से हर किसी की अपनी एक इन्वेस्टमेंट है, पर जब वो इंक्रीज होगी तो इसका मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी में बेटा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं हमेशा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं हमेशा, एफडीआई 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 सुने ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में होगी तो इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी, क्योंकि वो लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी सब लोग चाइना में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सब चीज़ें चाइना में बन रही हैं, तो इंडिया भी बुला रहे हैं उनको, कहते इंडिया भी तो आके देखो, इंडिया के पास भी लैंड है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ आओ और अपनी प्रोडक्शन यहाँ शुरू करो। तो एफडीआई से यही तो हुआ है। वो अलग बात है इंडियन प्रोडक्ट्स को लॉस हुआ, पर सब करना पड़ता है, कहीं ना कहीं लॉस तो होगा ही होगा, है ना। ट्यूशन पढ़ने का लॉस तो है ना, कहाँ तो इस टाइम मैच लगा रहे होते हैं अपना संडे को,
मॉर्निंग में 6 to 10 का, कहाँ तुम ट्यूशन में बैठे हो, तो फायदा तो है। अब वो ये देखना कि फायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, कहीं ना कहीं तो आपको सफर तो करना पड़ेगा हर चीज़ को, एक चीज़ करते हुए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होती है, पढ़ा था ना हमने माइक्रो में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रहेगी। अगर मैं वीट बना रहा हूँ तो मैंने राइस को सेक्रीफाइस कर दिया, तो अगर मैं आपको इस टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बीकॉम बैच को सेक्रीफाइस कर दिया, मैं फिर आपका बैच स्टार्ट ही ना करूँ। तो जब मुझे लगेगा कि आपके बैच को करना चाहिए तो मैं एक बैच को सेक्रीफाइस जरूर कर रहा हूँ, उसको हटा के आपको लगा रहा हूँ, ये चीज़ होती है ना। तो मेरे तो ऐसे बेटा यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में होगी तो उससे हमारी इंडिया की ग्रोथ होगी। कैसे ग्रोथ होगी, हमारी इंडिया की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यही सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको अपने रीड करने। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ये तो होगी बेटा फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, ये यहाँ करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है, पहले तो ऊपर लिख दिया। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है वो भी हम देखेंगे। पहले इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज इन द कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड गुड्स, उसका फायदा क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ। अब इस इंस्टीट्यूट में 2 क्लासरूम है, अगर 3 होते तो एक साथ 3 क्लासरूम चलती। स्कूल में क्या होता है, ये होते हैं स्कूल में 40 क्लासरूम्स बने होते हैं, एक साथ 40 क्लासरूम क्या हो जाते हैं, वर्किंग हो जाते हैं। तो 40 क्लासरूम में कितने स्टूडेंट होंगे, तो स्कूल की अर्निंग लगा लो बेटा कितनी होती होगी, एक साथ कितने बच्चे पढ़ते हैं, हम कंपैरिजन कर नहीं सकते अपना उनके साथ। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, वही सेम, जितना पैसा हम किस में लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल में लगा रहे हैं एक साल के अंदर। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग, देखो सबको बोलना होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। वो फॉर्मूला हो गया बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला रीड कर लीजिए। सो इकोनॉमिक्स को एज ए थ्योरी जानने वाले तो इसको फॉर्मूला बोलेंगे ना, पर हमारे लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग। हम न्यूमेरिकल वाले लोग हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं, तो हमारे लिए फॉर्मूला नहीं है, हमारे लिए ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, जिसका मीनिंग है कि अगर 5 लाख का स्ट्रोक क्लोजिंग में पड़ा है और 4 लाख का ओपनिंग में था, तो मेरे 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट हो गया किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। फाइनली डेस्टिनेशन वही है बेटा, जो इस फॉर्मूले को लिख देगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। समझाने का वे, समझने वे सबका अलग है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने क्या बोला था अभी, स्टेशनरी का रेट बढ़ने वाला है, पेपर ही महंगा होने वाला है, और ये भी तो हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ये रिस्क सबसे बड़ा है। अगर 3 मंथ्स पेपर ना मिले तो विदाउट नोट्स बेटा हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम लोग का टेस्ट कैसे लेंगे, पेपर चाहिए होगा। तो 2 रिस्क हैं, कभी भी रेट बढ़ सकता है, दूसरा कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, और जैसे आउट ऑफ स्टॉक होगा मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इसका मतलब हम अपने पास इन्वेंट्री स्टॉक इसलिए रखते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन कभी रुके ना। अब इसको रीड करो, इसके फायदे क्या है, जस्ट रीड आउट। देखो रीड करने में वे भी होता है बेटा पढ़ने का, देखो हर एक वर्ड पे अपने आप को लिंक करो। यहाँ 80% रूल क्या बोलते हैं, सर बोरिंग बहुत होता है पढ़ना, थ्योरी पढ़ना तो और भी, ऐसा नहीं है। आप एक एक वर्ड पढ़ो, उसके साथ अपने आप को क्या करो, लिंक करो। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मुझे बोरिंग नहीं लगता कभी भी, मैं 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ किसी भी थ्योरी पार्ट। देखो ऐसे इन्वेंट्री, हाँ समझ आ गया कि वो स्टॉक है, इज मेंटेन्ड विद व्यू टू कोपिंग विद द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। मतलब इसका मीनिंग क्या, अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जस्ट अपने आप से डिस्कस करते जाओ, अपने आप से बात करते जाओ, आप पता नहीं कितना कुछ पढ़ दोगे। अगर नहीं समझ आ रहा तो टीचर है आपके पास, टीचर को पूछो, एक आधा टीचर तो आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट का स्कूल लेवल पे या ट्यूशन लेवल पे है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना आपको, बट आपका काम है पढ़ना ऐसे। इसका मीनिंग है मार्केट में जो, अब अपने आप को समझाओ ये लाइन। आप लोग ऐसे पढ़ते हो, बस पढ़ते रहते हो, पैराग्राफ खत्म कर देते हो कि सर पढ़ लिया, अब बताओ क्या समझ आया, बोलते कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को समझाते नहीं ना। रीडिंग मतलब अपने आप को समझाना। जैसे इन्वेंटरीज मेंटेन, ये लाइन समझ आ गई कि मार्केट में क्या रहती है,
अनसर्टेनिटीज, वो ये रेट बढ़ सकता है, मार्केट में स्टॉक खत्म हो सकता है, क्वालिटी डाउन हो सकती है कभी भी। आगे, इन्वेंटरी और रॉ मटेरियल इज एसेंशियल टू कोप विद द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। अब इस पूरी लाइन में मुझे 2 वर्ड्स नहीं मिले हैं, 2 वर्ड्स मिले हैं जो याद करने लायक हैं। दिस वर्ड, अगर मुझे ये याद है क्या, तो क्या ये बाकी इंग्लिश बना दूंगा मैं? ये तो इंग्लिश है, ग्रामर है, सेंटेंस मेकिंग है, ये हम सबको आती है। हमें इकोनॉमिक स्टूडेंट बनना है। ऐसे मैंने अकाउंट्स में बताया था, हमें अकाउंट्स कैसे पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पार्ट को छोड़ दो। अब इस लाइन का मैं, या देखो, इन्वेंटरी इज मेंटेन्ड विद अ व्यू, ये तो पूछ रहा हूँ भाई मैं कि हम इन्वेंटरी क्यों रखते हैं। पर्पस बताओ, पहला पर्पस अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट, दूसरा पर्पस, तो अनसर्टेनिटीज का ही तो पार्ट है ये, शॉर्टेज। इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, इसको कलर दे देते हैं बस। अब अगर आपको अनसर्टेनिटीज एक वर्ड याद है और दूसरा शॉर्टेज याद है, तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आप आओगे ट्यूसडे को, ठीक है, मंडे आपका ऑफ रहता है, ट्यूसडे जब आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो क्लास में बोल देते हैं आप बोलते हो ये तो टॉपर है, इंटेलिजेंट है, वो तुम नहीं हो क्या? तुम भी तो हो। क्या तुम ये 2 वर्ड्स नहीं बोल सकते? अगर नहीं बोल सकते फिर पढ़ने का फायदा क्या है? एक अनसर्टेनिटीज, दूसरा जैसे मर्जी बोल दो, बोलो सही, मुझे कोई मतलब नहीं हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, लेकिन बोलना जरूरी है। क्यों, जो बोल सकता है वो लिख सकता है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, और बोल सकते हो लिख भी सकते हो, फिर आपको लिखने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी मीडियम में लिख दो लेकिन लिख सकते हो फिर आप। और हम सब सीबीएसई स्टूडेंट हैं, लिख देंगे, लेकिन ये पता होगा तभी लिखेंगे, बना बना के नहीं लिखेंगे वहाँ। नेक्स्ट, आगे लिए इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इज मेंटेन टू कोप, फिर वही लाइन आ गई, ये नहीं चाहिए हमें। किस लिए चाहिए? yes. मैंने जानबूझ के इसको पैराग्राफ में लिखा है, जब मैं चाहता तो मैं पॉइंट्स बना देता इसके, आपके लिए अच्छा होता फिर। बट उसमें थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी चाहिए मुझे, फिर आप पढ़ते ही ना, खुद पढ़ो और 20-30 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करो आप ही आज। किस पे? हाईलाइटर पे, मार्केट में मिलता है, चेक करो, उसको परचेज करो। और उससे, जैसे मैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको पता है वर्ड फाइल है, तो मैं कर सकता हूँ, आपके पास पेपर है तो आप उस पर एक हाईलाइटर के थ्रू ये कर सकते हो, लेकिन आपके नोट्स में ये हाईलाइट होना चाहिए। ये नोट्स आपके हैं बेटा, मैंने तो आपको बेच दिए, अब आपके हैं। मेरे लिए क्या थी ये इंटरमीडिएट, आपके लिए क्या है फाइनल कोर्स। अब इनको यूज करो, इनको ध्यान रखना कि हमने भी आगे बेचनी है। बुक को खराब करो अपनी पूरी हाईलाइटर के थ्रू। जितने टॉपर्स होते हैं आप देखो, कोई भी वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप देखोगे उसकी पूरी बुक भरी होती है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बुक पकड़ते ही वजन पता चलता है उसका बुक का। उसमें हर जगह पे नोट, हर जगह पे रिमार्क्स, हर जगह पे मीनिंग, हर जगह पे हाईलाइटर, पूरी बुक उसने पढ़ रखी होती है। वो बुक मार्केट में मिलती नहीं। किसी टॉपर की बुक परचेज करना उससे, या ले लेना ऐसे पढ़ने के लिए, आप देखोगे वो आपको रेडीमेड मिल रही है सारे नोट्स के साथ। वो आपने बनानी है, ये तुम ही बना सकते हो, कोई और नहीं। मैंने आपको नोट्स दे दिए, अब इसको अच्छा और बनाना ये आपका काम है। इसमें सिर्फ 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, और पता नहीं रेट क्या चल रहा है, ठीक है। एक 30 रुपीज़ का, अनसर्टेनिटीज वर्ड, दूसरा शॉर्टेज, और तीसरा डिमांड जब बढ़ेगी तो जरूरत पड़ेगी। अब मान लो मुझे एक और बैच स्टार्ट करना है, वहां 30 स्टूडेंट्स के लिए मुझे प्रिंटिंग करनी है मान लो, तो मेरे पास पेपर ही नहीं है, तो बैच स्टार्ट नहीं हो पाएगा। देखो कितनी बड़ी बात होगी, पेपर ना होने के कारण बैच डिले हो गया, तो ये तो नहीं चाहिए ना। तो जब मेरे पास इन्वेंट्री स्टॉक होगा, ये लास्ट मिनट आज का टाइम ओवर हो रहा है, ये जितना इन्वेंट्री स्टॉक मेरे पास ज्यादा होगा, मेरे पास ये सब रिस्क नहीं होंगे, मैं डिमांड को कोप अप कर सकता हूँ। बोलो आपको 15 कॉपी चाहिए, लो अभी मिलती है। 30 कॉपी चाहिए, अभी मिलती है। बेचनी आगे जाके चाहिए, लो ले जाओ यहाँ से, मैं आपको लगाऊंगा इतने की, आप आगे इतने की बेचना। यही तो है प्रोड्यूसर का काम। उसको ऑर्डर चाहिए बस, दो मेरे को ऑर्डर, मैं भी निकाल के देता हूँ आपको। तो मेरे पास क्या पड़ा है, मैं ही बोला मेरे पास प्रिंटर है, और प्रिंटर सबके पास होता है। मेरे पास क्या है, रॉ मटेरियल। प्रिंटर रॉ मटेरियल क्यों ना चलेगा ही नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर, पेपर, इंक, ये 3 चीजें होनी चाहिए, फिर प्रिंटर ऐसे चलता है, दौड़ता है। क्लियर जी? और कोई वर्ड है इसमें? However, all the inventory stock may not be because the market condition turn out to different than expected। ये आ सकता है वर्ड। हो सकता है कि अभी जो चीज मिल रही है और मुझे इतनी ज्यादा डिजायर नहीं है, अभी नहीं चाहिए अभी वो,
जैसे ये प्रिंटर का स्पेयर पार्ट्स है, प्रिंटर में एक स्पेयर पार्ट होता है बेटा, एक बेल्ट होती है, वो टूट जाती है फॉर एग्जांपल, अभी नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कल को वो आनी बंद हो जाए, वो स्पेयर पार्ट्स आना ही बंद हो जाए, तो कैसे चलेगा फिर काम। तो इसका मतलब मुझे वो भी परचेज करके रखना है। तो ये पता है किस तरफ इशारा कर रहा है, मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स की तरफ। जैसे मैंने आपको दिखाया था, हमारी एक डिवाइस है, हमारे पास एक डिवाइस है, अगर वो डिवाइस निकाल दी जाए तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ब्लेंडर मोड पे नहीं दे सकता, या तो तुम पढ़ सकते हो या ऑनलाइन वाले, उस डिवाइस के थ्रू या उस मैकेनिज्म के कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं डील। तो अगर वो डिवाइस खराब हो जाए और वो डिवाइस आउट ऑफ स्टॉक हो जाए 1 महीने के लिए, तो मुझे 1 मंथ के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद करनी पड़ेंगी, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा स्टूडेंट का लॉस होगा, तो मेरा लॉस होगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, अपने मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स भी रखने हैं, जो आज शायद नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कल को चाहिए होंगे, कल को उनकी जरूरत पड़ सकती है, मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती हैं। इस तरह से पढ़ना है आपको। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ओवर हो गया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इस इन्वेस्टमेंट को एक नए तरीके से जानेंगे। किस नए तरीके से, मैं अब नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लूँ ताकि पता हो कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी आगे दो तरह से वैल्यू होती है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, तो समझ आ गई, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंटरी। अब मैं बोलूंगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को बैग में डाल दो, साइड पे कर दो, फिर इसमें से क्या उठा लो, फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यूज होती है, ग्रोस और एक नेट। उसमें डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का। किसका? 5 लाख की मशीन, एक सिंपल एग्जांपल बेटा, उसको सुन के चले जाइए। फिर 5 लाख की मशीन में से अगर मैं 50,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मशीन कितने की रहेगी? तो 5 लाख उसकी कौन सी वैल्यू थी? ग्रोस। और 450 क्या है? नेट। बट इसको बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि डिटेल में आता है आपको। तो यहाँ तक नोट्स पढ़ने हैं, पीपीटी वहां तक पढ़नी है, और अगर हो सके बुक ओपन करनी आपको सिखा दी मैंने। बुक कैसे ओपन होती है, इंडेक्स फिर मिल जाता है, और फर्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। ये देखो बेटा, ये देखो हमारी बुक में कैसे लिखा होता है, हाईलाइटर, ये देखिए, ये मतलब किसी स्टूडेंट की बुक है, उसने ऐसे ही रख दी इंस्टीट्यूट में, ये अब इसकी फोटो लगी हुई है हमारे रिजल्ट में, ये स्टूडेंट की बुक है। अब उसे देखो कैसे भर रखी है बुक, मतलब उस वो थोड़ा सा है भी ऐसा पर्सन ना, वो क्या करता है, पेज निकाल के ले जाता है 4 पेज, कि सर मैं अभी जा रहा हूँ मैरिज फंक्शन में, तो बुक तो ले जा सकता। वो क्या करते हैं, 4 पेज यहाँ से निकालते हैं, ये देखो निकाल ले पेज, यहाँ से निकाल के साथ ले गया, वहां बैठ, वो कहते हैं टाइम क्यों वेस्ट करना, +2 में टाइम वेस्ट करूंगा मैं। वो यहाँ से 3 पेज निकाल के बस हाईलाइट करके ले आता है पूरा। ये एक बुक का एग्जाम्पल है बेटा, देखो ये देखिए, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखेगा इसमें, ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे नोट्स ये दिख रहा है, ये बनाए हुए हैं बेटा। ये चीज मुझे आपकी बुक पे चाहिए, चाहे बुक टिया जैन है, राधा बुक है, कोई बुक है, तो आपने आज उसको शुरू करना है ट्यूजडे तक, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इतना सा होमवर्क है, शुरू करना है उसको पढ़ना। नोट्स तो करवाई दिया आपको, ठीक है, ठीक है। Thank you, sir. ओके जी, वेलकम बेटा, Recording हो रहा है? एक मिनट।